हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। और अब तक हमने बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो जो बनाई है 7.3 प्रश्नावली की। अब तक दो इंट्रोडक्शन आपके सामने आ चुके हैं, ये तीसरा इंट्रोडक्शन है। और दो इंट्रोडक्शन के अंदर जितने मुझे सूत्र या जो बारीकी बातें जो है, इंपॉर्टेंट बातें जो बतानी थी वो बता चुका हूँ। मतलब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस लेक्चर के मुकाबले, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं, जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे मैंने करा भी दिए हैं, बहुत सारे मतलब कुछ करा दिए हैं, बहुत सारे तो उसमें है ही नहीं सारे, है ना। लेकिन अब हम इन सूत्रों के, इन फॉर्मूलों के, इन बातों के आधार पर जो बचे खुचे उदाहरण हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। और इंट्रोडक्शन 3 के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। और 11 बस यही आपको कला सीखनी है कि विच वन, इनमें से कौन सा काम में आएगा, बस। लेकिन वो सब दिख रहा है, मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है। आप लोग नए हो, आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको यही दिखाना है सिर्फ, ठीक है ना। मैं यही कोशिश है कि आपको दिखने लग जाए कि कौन सी बात कहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो इस सवाल के अंदर देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सी बात काम में आएगी, ठीक है। उसने कहा कि देखो 100 और 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है। अब आप यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो, सबसे पहली और जरूरी बात, लेट्स चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हमें बनानी किन से है। देखो इसके बीच में आने वाली जो संख्या है 100 के और 1000 के बीच में जो संख्या आएगी भाई, इससे अगले वाली संख्या 101 होगी, इससे पीछे वाली संख्या 999 होगी। तो ये कन्फर्म है कि उसके जो संख्या बनेगी वो 3 अंकों वाली होगी। चेक कर लो, 100 के और 1000 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी 3 अंकों वाली होंगी। तो सबसे पहले तो यही लाइन लिख लेते हैं, फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे बाद में। तो हल कर रहा हूं मैं सवाल, वो लिखेंगे देखो कि 100 तथा 1000 के बीच सभी संख्याएं जो बनेंगे ना, जो सभी संख्याएं 3 अंकीय होंगी, यानी कि 3 डिजिट वाली होंगी, 3 अंकीय होंगी। तो ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो दी गई संख्याएं हैं, कौन सी दी गई हैं, ये संख्याएं दी गई हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से एक समय में कितनी लेनी है, 3 लेनी है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बनानी है। अब ध्यान दो, ये जो आपको वस्तुएं कहो, संख्याएं कहो, ये जो दी गई हैं, क्या ये सभी विभिन्न हैं, अलग अलग हैं सारी? अगर सारी अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है, तो ये डेफिनेट सी बात है पहले 3 फॉर्मूलों में से कोई सा एक काम में आएगा, है ना। पहले 3 फॉर्मूलों में से, वैसे तो मैं कहूं कि दूसरे फॉर्मूले को तो मैं कोई फॉर्मूला मानता ही नहीं हूं। तो अगर मैं कहूं कि ये 1 नंबर है, ये 2 कह लो और ये 3 कह लो, तो मैं 3 ही फॉर्मूले कहूंगा, क्योंकि ये तो इसका एडवांस पार्ट है, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि पहले 2 फॉर्मूलों में से ही कोई एक इस्तेमाल में आएगा, तो मैं गलत बात नहीं कह, क्योंकि जो पहले 2 फॉर्मूले हैं वो हैं ही विभिन्न वस्तुओं के लिए, जब वस्तुएं रिपीट नहीं होती। लेकिन तीसरे फॉर्मूले के अंदर जब वस्तुएं एक प्रकार की आती हैं, यानी कि एक जैसी आती हैं, जो कि मैंने पिछले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल में आता है, ठीक है ना। अब देखना ये है कि पहला या दूसरा, पहला लगाएं या दूसरा लगाएं। अब मेरी बात सुनो, उसने कहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, लेकिन दूसरे फॉर्मूले में होता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में भले ही नहीं लिखा है कि अनुमति नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि अनुमति नहीं है। नीचे वाले में लिखा अनुमति है, नीचे वाले में क्या लिखा है, पूर्णावर्ती की अनुमति है, तो हम दूसरा लगाते। लेकिन पूर्णावर्ती की अनुमति नहीं है तो पहला वाला लगाएंगे। ये मान के चलो रिपीटिशन नॉट अलाउड है, यहाँ रिपीटिशन मतलब पूर्णावर्ती नहीं होगी इन फॉर्मूलों के अंदर, ठीक है ना। अब चलिए, अब बात हो चुकी, अब देखो तो बनाते हैं, ठीक है। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनने वाली 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय संख्याओं, है ना, संख्याओं की
संख्या जो होगी बेटा कितनी होगी, टोटल कितनी संख्याएं हैं मेरे पास में, 1 2 3 4 5 6 है ना, इसका मतलब n इज इक्वल टू 6 है। और लेनी कितनी एक समय में, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, लेनी कितनी एक समय में 3 है, क्योंकि 3 अंक की बनानी है, तो यानी कि 6p3 है ना, 6p3 आप इतना लेके कर सकते हैं कि 6p3 आप ये छोड़ दें। लेकिन बात इतने से काम नहीं चलेगा। देखो आप कहोगे सर जी हो गया बस काम, नहीं भाई, यही तो है, बिल्कुल लड्डू थोड़ा ही देगा वो, कुछ तो दिमाग घुमाएगा ही आपका। अब इसमें सोचने वाली बात है, देखो थोड़ा सोचेंगे अगर, भाई एक बात सुनो मेरी, क्योंकि हमें जो संख्याएं बनानी है वो 0 1 2 3 4 और 5 से बनानी है, 3 अंकों की जो हमने बनाई है। 6p3 को जब सॉल्व करेंगे जितनी जो भी नंबर आएगा उसके अंदर 3 अंकीय संख्याएं आएंगी, लेकिन इसके अंदर कुछ संख्याएं ऐसी होंगी, इस 6p3 के अंदर जो टोटल आया है इसके अंदर कुछ संख्याएं ऐसी होंगी, मान के चलो जैसे मैं लिखा 292, भाई 0 शुरू में भी तो आ सकता है। ये जितने भी क्रमचय बने हैं, जितने भी अरेंजमेंट बने हैं, 6p3 को सॉल्व करके जितना भी संख्या आएगी उनके अंदर ऐसी संख्याएं भी होंगी जिनके सैकड़े के स्थान पर 0 होगा, इकाई दहाई 0, इकाई दहाई सैकड़ा। भाई 0 अगर सैकड़े के स्थान पर है तो फिर इसका मतलब वो 3 अंकीय नहीं है, तो 2 ही अंकीय रहेगी, कि 0 92 का मतलब क्या है, 0 92 का मतलब तो 92 ही है, बात समझ रही, तो इसकी तो वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो मतलब इसके अंदर कुछ संख्याएं ऐसी रही होंगी, कैसी रही होंगी, कि जिनमें सैकड़े के स्थान पर 0 रहा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्याओं को छांट करके इसमें से घटाना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा, है ना। तो अब देखते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी इसके अंदर हमें, वो लाइन कैसे लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन 6p3 में कुछ संख्याएं, पूरी बात लिखेंगे ना, संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें एक सैकड़े के स्थान पर, किसके, सैकड़े के, है ना, सैकड़े के स्थान पर शून्य होगा। अतः ऐसी संख्याएं 3 अंकीय ना होकर 2 अंकीय होंगी, 2 अंकीय होंगी, ठीक है नहीं आपके पास में। अतः देखो ध्यान से, अतः ऐसी 2 अंकीय संख्याओं को कुल संख्याओं का मतलब जो कुल आया हमारा 6p3, यानी कि जो हमारे पास में आया है, से बनने वाली 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कुल संख्याओं की कुल संख्या, ये क्या है हमारे पास में, ये होगी कुल संख्या, हम इसको कह सकते हैं 6p3, यानी कि इसके अंदर टोटल आ गए ना, वो गड़बड़ वाले भी आ गए जिनके शुरू में 0 आ जाएगा, तो कुल संख्या है। तो हम लोग ऐसी 2 अंकीय संख्याओं को कुल संख्याओं से घटाएंगे, घटाने पर, है ना, घटाने पर अभिष्ट संख्याएं प्राप्त होंगी, अभिष्ट संख्याएं प्राप्त होंगी। तो अब क्या करें, प्राप्त होंगी, तो ऐसी 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है मेरे को, देखो ध्यान से सुनना, सीधी बात है, आप इस 0 को डिलीट ही मार दो, कि 0 1 2 3 4 5 से हम लोग क्या करते हैं, 0 को हटा देते हैं, और इनसे 2 अंकीय संख्या कैसे बनेंगी आपके पास में, हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास में यहाँ लिख देंगे हम, देखो यहाँ लिख देंगे 2 अंकीय संख्याएं, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बना सकते हैं इसमें, ठीक है नहीं, अभी संख्या प्राप्त होंगी। 2 अंकीय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो एक काम कर सकते हैं कि हम लोग सैकड़े के स्थान पर, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा,
इस सैकड़े के स्थान पर हम क्या करें, जीरो को फिक्स कर दें, बाकी इधर का काम कर लें। जब हम जीरो को फिक्स कर दे रहे हैं, आपको पता है जीरो को फिक्स करने का मतलब 0 1 2 3 4 5 और 6, नहीं ये तो 5 ही तो हैं। जब हम जीरो को फिक्स कर दे रहे हैं तो बाकी बची हुए संख्याओं से 2 अंकीय संख्या कैसे बनेगी, 5p2, क्योंकि इन 5 में से 2 2 उठानी पड़ेंगी ना, 5p2, तो आप लिखेंगे केवल कितना, ठीक है नहीं। अतः 2 अंकीय संख्याएं कितनी बनेंगी, 2 अंकीय संख्याएं, ठीक है नहीं, वो आ जाएंगी आपके पास में, वो आ जाएंगी 5p2, है ना। या एक इसमें ये लिख सकते हैं आप कि जीरो को सैकड़े के स्थान पर स्थिर करने पर, ये बात आप लिख सकते हैं इसके साथ में, जीरो को सैकड़े के स्थान पर स्थिर अगर कर दिया तब 2 अंकीय संख्याएं जो बनेंगी वो बनेंगी। लेकिन अब हमें निकालनी अभिष्ट संख्याएं। अतः अभिष्ट का मतलब जो आंसर पूछा है उसने, अतः जो अभिष्ट यानी कि जो अभिष्ट का मतलब है जो आंसर पूछा है, अभिष्ट संख्याएं जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, टोटल कितनी थी 6p3, ठीक है, और 5p2 को इसमें से घटा देंगे। तो जब कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधी बात है, इसका मतलब क्या है, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं कहीं जगह प्राप्त हो जाएगी थोड़ी सी, तो यहाँ पे इस बॉक्स में कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। अब ध्यान दो, ऊपर चाहे तो खोल लो, ठीक है, ऊपर खोल लो, ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 6 × 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस ये आ जाएगा 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, दिख रहा है ना, फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से, देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 चौक 20, 20 दूनी 20 छिक्के होते हैं 120, है ना, माइनस 5 चौक 20, तो आपके पास में 100 आंसर आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा, ऐसी संख्याएं हमारी 100 बनेंगी, 100 बनेंगी। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, लेकिन मेन बात है अब थोड़ा सा दिमाग गर्म सा हुआ होगा आपका, है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, और ये लैंग्वेज इतनी इस वजह से लिखनी पड़ रही है ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप अपने हिसाब से भी लैंग्वेज, अगर आप बहुत इस चीज़ में कैपेबल हैं कि आप अपने आप भाषा बना सकते हैं सवाल की, तो बहुत बढ़िया, नहीं तो NCERT किताबों को पढ़ें, है ना, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको पढ़ें, तो आपकी भाषा लिखने का एक तरीका बदलेगा। और या मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप अपने आप भी भाषा को, जो मन में बात है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। बस अगर सेंस समझ में आ जा रही है क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में करना क्या, वही तो लिखना है। मेरे को हिंदी आती है, हमारे से जो मेरे मन में है हिंदी मुझे आती है, तो अपनी हिंदी में मैंने उसको बयान कर दिया, ठीक है ना, तो वो बात है। तो चलिए बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स की तरफ, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं और बाकी। चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे थोड़ी सी रिलीफ देने वाला सवाल है, जिसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला, मतलब ऊपर से कोई मतलब नहीं है उसका, कि देखो सिर्फ हमें वैल्यू निकालनी है n की, और कह रहा है कि n का मान ज्ञात करो। अगर इसमें 2 क्वेश्चन है, नंबर 1 पहले को मैं हल कर रहा हूँ, ये तो आसान सवाल है, तो बड़े आसान है, कि अगर NP3 का मान जो है वो 42 NP3 हो, NP3 नहीं होगा इसमें, NP5 है, ये वाला पोर्शन जो है वो NP5 है। तो NP5 अगर हमारे पास में इतना हो तो ऐसा हमें n का मान निकालना है, ठीक है। n का मान 4 से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो बात सही है कि n का मान 4 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी ये बात पॉसिबल है, ठीक है। आपके पास में सवाल ठीक उतारा नहीं उतारा, हाँ। तो देखो करना क्या है, आपको P वाला पोर्शन एक तरफ कर लेना, जैसे NP5, या एक काम करो, इसका फॉर्मूला खोल लो, यहाँ इसका क्या कर लो, फॉर्मूला खोल लो, ठीक है, इसका क्या कर लो, फॉर्मूला खोल लो, कि क्या फॉर्मूला होता है इसका। एक तो पसीने से हालत खराब हो रही, कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-5, ये तो होगा, बराबर 42 इंटू इसका जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3, क्योंकि NPR का फॉर्मूला क्या है, NPR का फॉर्मूला क्या है, कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ठीक है, फैक्टोरियल n-r। तो मैंने यही करा, क्योंकि n तो n है लेकिन r की वैल्यू 5 है। अब ध्यान दो,
इस फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट जाएगा, इतनी जानकारी रखते हो आप। अब फैक्टोरियल n-3 को ऊपर पहुंचा दो ब्रज गुणा से, फैक्टोरियल n-3 अपॉन फैक्टोरियल n-4 बराबर हो जाएगा 42 के। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये देखना कि इनमें से जो बड़ा फैक्टोरियल होता है, जो जैसे आप सॉल्व करते हो कि फैक्टोरियल 6 अपॉन आपके सामने फैक्टोरियल 4 आ जाए, तो आप किसको खोलते हो? वो 6 को ही खोलते हो, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 करके, और आप क्या करते हो? फैक्टोरियल 4 को काट देते हो। तो यहाँ पे भी वही काम करोगे कि ऊपर वाला बड़ा है तो इसको खोलो, क्या आ जाएगा? n-3 तो 1 आ जाएगा, फिर n-4 आ जाएगा का फैक्टोरियल आ जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हो? n-4 का फैक्टोरियल आ जाएगा अपॉन n-4 का फैक्टोरियल, और बराबर 42 है ही है। अब ये फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, तो हमारे पास में n-3 इज इक्वल टू 42, और इस 3 को जब उधर पटकेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 45, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 45। ठीक है, n का वैल्यू कितना आया? 45 आ गया इन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, n का वैल्यू आ गया 45। कुछ गड़बड़ मैंने कर दी क्या? गड़बड़ तो करी ही है, ऐसी बड़ी मिस्टेक कर दी है। देखो क्या कर दिया, यहाँ पे n-5 था तो यहाँ n-4 कैसे हो गया? ये n-5 ही रहेगा, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा हमारा, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। हमें फैक्टोरियल को, इस वाले फैक्टोरियल को n-3 तो आ ही जाएगा, इसमें से एक काम करेंगे तो n-4 आ जाएगा, एक कम और करेंगे तो फैक्टोरियल n-5 अपॉन फैक्टोरियल n-5 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। इससे कटेगा ये, तो n-3 और n-4 और बराबर 42 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? n² माइनस के 4n माइनस के 3n प्लस के 12 माइनस के 42 इज इक्वल टू 0। मैंने 42 को भी धर लिया, तो n² माइनस कितना आ जाएगा? 7n और माइनस के प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 30 बराबर 0। तो फाइनली मेरे पास में जो बात बनी है वो एक द्विघात समीकरण बन गई कि n² माइनस 7n माइनस के 30 बराबर 0 के n की, अब देखो ध्यान से सुनना, 30 के टुकड़े घटाने पर 7 आता हो, 10 या 30, तो n² माइनस कितना आ जाएगा? 10 माइनस के 3n माइनस के 30 बराबर 0, n² माइनस के 10n प्लस के 3n माइनस के 30 बराबर 0। तो n कॉमन निकालो तो आ जाएगा n-10 प्लस के 3 कॉमन निकालें तो n-10 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस के 3 और n-10 इज इक्वल टू 0। तो आप अब ध्यान देंगे, यदि हम लोग n+3 को 0 काउंट करते हैं तो n का वैल्यू माइनस का 3 आता है, और यदि हम लोग n-10 को द्विघात समीकरण ऐसे तो सॉल्व करते थे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 10। अब ये तो संभव नहीं है, क्या नहीं है? संभव नहीं है, क्योंकि हमने कहा था फैक्टोरियल जो होता है n जो है, ये जो n है, n एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और ये हमारे पास में देखो माइनस में है तो ये प्राकृतिक नहीं है, तो बेसिकली n की वैल्यू आपके पास में 10 मिलेगी, जो कि आपका सही आंसर है मेरे बेटा। ठीक है ना, आपके पास में। तो अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट आपको समझ में आया होगा, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या करना? सेकंड इट वॉट, सेकंड क्या है? मैं फर्स्ट को रफ कर रहा हूँ और सेकंड सॉल्व करता हूँ ऊपर से ही। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो कहा गया है वो कहा गया np4 अपॉन n-1 एंड p4 बराबर जो है वो 5/3 है। कोई दिक्कत नहीं, देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 कैसे हुआ ये? क्योंकि हमें NPR का फॉर्मूला पता है, NPR इज वॉट? n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n-r। 7.2 एक्सरसाइज जो करके आया होगा उसको मजा आ रहा होगा, बाकी सब देख रहे होंगे ऐसे ही, अपॉन n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर 5/3। तो अगर मैं इस तरीके से देख लूँ कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-1 और 4 हो गए 5 बटे कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल n-4, ठीक है ना, बटे 5/3। अब ध्यान से देखना जो मैं करूँगा, इसको मैं लिख रहा हूँ फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं, एक रिजल्ट होता है कि फैक्टोरियल लिखा जा सकता है n इंटू फैक्टोरियल n-1, क्योंकि मुझे n-1 काटना है ना नीचे से,
तो n इंटू फैक्टोरियल n-1, और मैं इस n-5 वाले फैक्टोरियल को कुछ नहीं कहूँगा, कुछ कह भी नहीं सकता, बटे फैक्टोरियल n-1। अच्छा देखो, अब n-4 का फैक्टोरियल खोलो, तो n-4 का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n-4 और फैक्टोरियल n-4 -1, इसका मतलब क्या आ जाएगा, n-4 फैक्टोरियल n-5, है ना। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे तो n-4 और फैक्टोरियल n-5 इज इक्वल टू 5/3, ये कैंसिल आउट इससे, ये कैंसिल आउट इससे। तो अब बचता क्या है, बचता क्या है बेटा, उसको देखो बचता क्या है, ठीक है। बचता है मेरे पास में n/n-4 इज इक्वल टू, ये सवाल बढ़िया लगे होंगे आपको, वो बातें इसमें ज़्यादा बातें नहीं करनी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3n इज इक्वल टू 5n - 20, ठीक है। इसको उधर उठा करके ले आओ, तो माइनस का 2n इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कटा तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 10, चेक कर लो, n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10, ठीक है। दोनों केसेस में n इज इक्वल टू 10 ही आपका वैल्यू आ रहा है। अब इसी तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन और है 13, कौन सा है बेटा 13, और 13 को देखते हैं। देखो 13 कराते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा और टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे इसके, जो कि बच्चे हैं हमारे पास, बहुत दमदार क्वेश्चन 2 बचे हैं, उन 2 क्वेश्चन से ही हम लोग सीखेंगे कि क्रमची कितना हमारे पे अभी तक आया है, ठीक है। चलिए जो 13 एग्जाम्पल है बेटा वो भी बहुत आसान एग्जाम्पल है, और उसमें भी ये इस तरीके की बातचीत नहीं है, सीधा आपको फॉर्मूला NPR जो है अगर उसको अप्लाई करना आता है, सॉल्व करना आता है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमें R की वैल्यू निकालनी है, जैसे पहले N की निकालनी थी तो इस बार R निकालना, तो हमें दिया गया है कि 5 × 4PR बराबर है 6 × 5PR-1, ठीक है ना। तो देखो करना क्या है, ठीक है, आप एक काम करो, 5 को एज इट इज रखो, इसका फॉर्मूला खोल दो, फैक्टोरियल 4 अपॉन, है ना, अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन n-r, क्योंकि n-r होता है तो फैक्टोरियल n-4 - r, क्योंकि n की वैल्यू 4 है ना, और ये जगह 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 -r-1, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे। अब ध्यान से देखना, 5 फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 5 लिख नहीं सकते भाई, 5 × फैक्टोरियल 4 को 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 4 - r के फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे, और 6 × फैक्टोरियल 5 हमारे पे है ही है, और ये देगा फैक्टोरियल 5 - r+1, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, इसको बटे में पहुँचा लो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बेसिक सी बात ये है कि ध्यान से देखेंगे कि फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल 5 और 1 6, 6 - r बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 - r, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं इसको खोल रहा हूँ, जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या होगा, देखो 6 - r तो आएगा ही आएगा, फिर आएगा फैक्टोरियल, फिर आएगा आपके पास में 6 - r-1, क्योंकि एक एक कम होता हुआ जाता है ना भाई, फैक्टोरियल 6 को खोलते हैं, फैक्टोरियल 8 को खोलते हैं, तो 8 × 7 आपके पास में × 6 × 5 चलता है, × 4 3 2 1 तक जाता है। इसमें मतलब बेसिकली होता क्या है, इसमें होता है कि 8, फिर आप क्या करते हो गुणा 8 - 1, फिर गुणा करते हो 8 - 2, ऐसे चलता है। देखो आप 8 - 1 7 आता है, 8 - 2 6 आता है, तो इसी तरीके से हम लोग जब इसको खोलेंगे तो इसमें से 1 घटा लेंगे, और फिर 6 - r-2 घटा लेंगे, ठीक है नहीं आपके पास में, और बस इतना ही रखो, इतना ही रखो, तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा लो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि 6 - 2 जो आएगा वो 4 हो जाएगा, जो कि बराबर रखा है 4 - r के, ये कट जाएगा इससे पूरा। अब देखो 6 - r, और यह आ जाएगा आपके पास में 5 - r, ठीक है, और यह आ जाएगा फैक्टोरियल 4 - r बराबर फैक्टोरियल 4 - r, इससे ही कट जाएगा, तो 6 - r और 5 - r इज इक्वल हो जाएगा 1 के, मल्टीप्लाई करो फटाफट, यह आ जाएगा 5 × 30 माइनस के 6r माइनस के 5r प्लस के r² इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि चीज़ें आपको दिखने लग जाए, ठीक है। ओके, देखो r² को शुरू में लिख लो, r² और माइनस के 11r और प्लस के 30, और इस एक को इधर पटक दो, -1 = 0,
तो आर स्क्वायर माइनस के 11r और आपके पास में दिस इज व्हाट 29। ये तो मामला गड़बड़ा गया भाई, हमने कुछ मिस्टेक कर दी इसके अंदर। ठीक है, हमने कुछ मिस्टेक कर दी है भाई हमने कुछ 6 कहीं हमारा छूट गया क्या? कतई छूटा है। 6 कहाँ गया? ये वाला 6, ये वाला 6 यहाँ रहेगा ही रहेगा, तो ये वाला 6 यहाँ रहेगा ही रहेगा, तो ये वाला 6 यहाँ रहेगा ही रहेगा, ये वाला 6 यहाँ रहेगा ही रहेगा। और जब ये वाला 6 यहाँ आएगा तो यहाँ पे 24 लेके आएगा। 24 के टुकड़े जोड़ने पर 11 आता हो तो 8 या 24, तो 8r माइनस के 8 या 24 3r प्लस के 24 बराबर 0। तो r कॉमन निकालो तो r माइनस 8, यहाँ से 3 कॉमन निकालो तो r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 3 और r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू तो 3 आ जाएगा, एक r इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। दोनों में से कोई भी आंसर आप जो है सूटेबल आंसर क्या रहेगा इसके लिए, सूटेबल आंसर क्या रहेगा वो आप देख लेंगे कि 8 और 3 हमारे दो आंसर बन रहे हैं। r की वैल्यू 2 बन रही हैं आपके पास में, 8 और 3। चलिए अब इसमें 2 एग्जाम्पल और बचते हैं जो कि दमदार एग्जाम्पल है, मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत दमदार एग्जाम्पल है। चलिए बेटा, अब आपके पास में बेटे इस इंट्रोडक्शन के अंदर 2 एग्जाम्पल और बचते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस लिहाज से, क्योंकि वो आपके इन फॉर्मूलों को समझने में और अच्छे से मदद करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं और इनको देख करके समझ करके करना है आपको। अभी तक तो 11-12 जो हुए थे उनमें तो ज़्यादा फॉर्मूला बेस ही था, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो देखिए क्या कह रहा है कि हम लोगों को पहचानना है कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्या करना है। वो कह रहा है कि डॉटर DAUGSTER डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यास, अच्छा विन्यास का हो या फिर इस विन्यास शब्द की जगह आप क्रमचयों की संख्या पूछ सकता था, क्रमचय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्रमचयों की संख्या ज्ञात करो यदि कंडीशन दी गई है स्वर। ये स्वर क्या चीज़ है? आपने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनको वोवेल्स कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं, है ना। और वो होते क्या वो हैं? A I O U और E, है ना। यही तो होते हैं 5 वोवेल्स आपके पास में, A E I O U E जो भी है, ये 5 हैं, ये 5 होते हैं। अब इस शब्द के अंदर हमारे पास जो दिया गया है, पहले देखो सुनो मेरी बात, लिखना एक बड़ी कलाकारी है इस क्वेश्चन को, एक लिखना, इसका एक पैटर्न कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसके अंदर हमें करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है वो पहले समझ लो। पहले मैं रफली समझाऊंगा फिर लिख करके दिखाऊंगा। देखो सुनो मेरी बात, उसने कहा क्या है मैं समझाता हूं आपको। जो हमें डॉटर शब्द दिया है DAUGHTER, इसके विन्यास बताने हमें कितने बनेंगे, ठीक है नहीं। सबसे पहली बात कि इसके अंदर ये सारे शब्द अलग अलग हैं, तो ये तो कन्फर्म है कि पहले 2 फॉर्मूले ही काम में आएंगे, क्योंकि सेम वस्तुओं के लिए नीचे वाले काम में आते हैं। इसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है। आप देखो कोई भी 1-2 बार नहीं आया, कोई भी 2 बार नहीं है, सारी विभिन्न हैं। सभी वस्तुएं कैसी हैं? सभी वस्तुएं कैसी हैं? विभिन्न हैं, विभिन्न वस्तुएं हैं। और अगर विभिन्न वस्तुएं हैं, है ना, विभिन्न वस्तुओं के लिए हम लोग फॉर्मूले यूज लाते हैं ये वाले। ये पहले वाला कब लाते हैं? जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो, यानी कि पूर्णावर्ती अलाउ ना हो, पूर्णावर्ती की अनुमति ना हो, तब हम इन पहले फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन अगर पूर्णावर्ती की अनुमति हो तो फिर हम दूसरे फॉर्मूले को लाते हैं। तो इसके अंदर तो हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि पूर्णावर्ती वाली जो बात होनी है उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, पहले समझ लें इस फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। वो कह रहा है सब स्वर एक साथ आए। जो आप विन्यास बनाओगे ना भाई, इससे विन्यास का मतलब जैसे कर्मचय बनेंगे, कैसे बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे। कभी A शुरू में आ गया, D यहाँ आ गया, G यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया, और आपके पास में R यहाँ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट गया G आपके पास, जो छूटा है आपका कौन सा छूटा है? U छूटा है, तो U यहाँ आ गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बन जाएंगे, है ना। लेकिन हमें वो बताने हैं ऐसे कितने होंगे जिनमें स्वर जो है, स्वर का मतलब इसमें स्वर हैं कौन कौन से, इसमें स्वर हैं कौन कौन से? एक तो A है, एक U है और एक E है। ये एक ही जगह आने चाहिए। एक ही जगह का मतलब क्या है कि इनको हम पैक करके बंडल बना करके कि A U और E को जो है हम एक जगह रख देंगे, बाकी का कुछ भी होता रहे, DHR का कुछ भी होता रहे। हमें ऐसे निकालने जिनमें ये AUE जो है एक साथ आने चाहिए इस फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। अब मेरी बात सुनो,
अगर ऐसा होता है, मैं एक बार पूरा समझाऊंगा उसके बाद लिखूंगा। अगर ऐसा होता है, मान के चलो कि हमने ए यू ई को एक जगह रख दिया, तो जब इनको मैं एक जगह रखूंगा तो हम तो इसको एक अक्षर मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, केवल एक मान लेंगे। भाई तो हमने चिपका दिया आपस में, इनको क्या करा मैंने, एक जगह बांध दिया, बिल्कुल ठीक है, नहीं तो एक हो गया। 2 3 4 5 6, अब हमारे पास कितने बचे, केवल कितने अक्षर हैं हमारे पास में, हमारे पास बचे केवल 6 अक्षर, क्योंकि तो एक हो गया, वो खुद ही कह रहा एक साथ रख दो जी, हाँ ठीक है जी रख दिए। तो इनको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है, हमें इनको लिखने का तरीका 6 है हमारे पास में, और 6 के 6 ही लेने हैं, 6 पी 6, तो 6 फैक्टोरियल है ना, फॉर्मूला सेकंड पे अगर ध्यान दे एन पी एन, सारी वस्तुएं लेनी ना एक साथ, तो हमारे पास में फैक्टोरियल 6 प्रकार से आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, फैक्टोरियल 6 प्रकार से, यानी कि हमारे पास कितने विन्यास बनेंगे, टोटल विन्यास कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 6 बनेंगे। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, इसमें पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप कहोगे सर बहुत ध्यान से सुना रहे हो बातों को, भाई क्या करूं, चैप्टर ही ऐसा है। ये तो बात हो गई वो कि हमने जब इसको एक बना लिया, लेकिन समस्या एक और है, समस्या एक और ये है कि जो हमारा जो ए है, यू है, ई है, ये भी तो परेशान होंगे। मतलब परेशान का मतलब कि कभी ई शुरू में यू ए लिखा जाए, कभी यू शुरू में आ गया, ए यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, ऐसे ये भी तो लिखे जाएंगे ना, ऐसे भी तो इनका भी तो भाई होंगे, तो ये एक साथ ही, तब भी एक साथ जरूरी थोड़ा है कि जैसे मैंने रखे ऐसे ही रहेंगे, ये तो बदलते रहेंगे। तो ये कितने टाइप से बदल सकते हैं, इसको भी हमें देखना पड़ेगा, ये कितने टाइप से बदल सकते हैं। ये हमारे पास में 3 है, और 3 में से 3 ही लेने हैं, फैक्टोरियल 3, 3 पी 3, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 3 वस्तुओं में से 3 ही वस्तुएं लेनी है एक बारी में, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 प्रकार से चेंज हो सकते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली जब विन्यास निकालने, हमारे पास 2 कार्य हो रहे हैं, 2 घटना घटित हो रही हैं, एक तो ये वाली घटना घटित हो रही है, एक ये वाली घटना घटित हो रही है, लेकिन घटित घटनाएं दोनों साथ साथ हो रही हैं, ये भी और ये भी। तो कुल तरीके अगर निकालने हैं, कुल तरीके निकालने हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, गणना का मूल सिद्धांत क्या कहता है, जब 2 घटनाएं एक साथ घटित हो रही हों, और इसको हम m तरीकों से कर रहे हैं, इसको हम n तरीकों से कर रहे हैं, जो टोटल तरीके होंगे वो m गुणे n होंगे या नहीं होंगे। पहली चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के अंदर, पहला ही इंट्रोडक्शन अंदर ये बात बताई थी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आपके पास में गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है, आधारभूत सिद्धांत क्या है, उसका ही काम मैंने बताया था। ये आपको बात समझ में आई, एक बार और बताता हूँ, देखो एक बार और बताता हूँ दोबारा से, मैंने किया क्या, भूल जाओ, सब भूल जाओ, एक बार समझो ध्यान से कि मेरे पास में डॉटर शब्द है, DAUGHTER, और उसमें उसने कहा है कि मेरे बेटे ऐसे विन्यास, ऐसे क्रमचे निकाल कि जिसमें स्वर एक साथ हो। तो मैंने क्या करा, स्वर को एक साथ लिख दिया, सपोज कर लो मैंने यही शुरू में लिख दिया A U और E, भाई ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, स्वर नहीं स्वर, ठीक है ना, तो वोवेल्स अंग्रेजी में कह सकते हो। तो हमारे पास में ये दोनों एक साथ लिख दिए, देन उसके बाद में D है ना, फिर GHT और R ये बचे ना, इनको एक साथ रखने पे, तो जब हमने इनको एक साथ रख दिया तो एक वस्तु का काम करेंगे ना, एक अक्षर का काम करेंगे दोनों, इसको हम एक कह देंगे, तीनों का एक हो गया, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हम लोग 6 वस्तुओं को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं इनसे, या 6 वस्तुओं को 6 में से 6 लेकर के कितने क्रमचय बन सकते हैं, n में से n लेकर के नीचे वाला फॉर्मूला लगा लो या ऊपर वाला, दोनों में से कोई सा। तो मैं लगाऊंगा कि 6p6 जो तरीके होंगे फैक्टोरियल 6 को जब सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 6 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्रमचयों की संख्या बनेगी इतनी, है ना, लेकिन इसके अंदर भी एक झोल है, वो झोल ये है कि AUE, जरूरी थोड़ा ही कि AUE का ही क्रम रहेगा, ये क्रम बदलेगा कि कभी E शुरू में आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा, U यहाँ आ जाएगा, फिर U रहेगा, मैं शुरू में आ रहा हूँ, फिर E यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे क्रम बनेंगे इनके। ऐसे कितने क्रम बनेंगे, ऐसे क्रमों को देखने के लिए, ऐसे क्रमचयों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, कौन सा, के 3 वस्तुएं हैं और 3 में से 3 लेकर के कितने क्रमचय बनेंगे, 3p3 यानी कि फैक्टोरियल 3। अब दोनों काम, ये वाला काम भी साथ साथ हो रहा है। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग का क्या कहता है कि बस उठा करके जो अभिष्ट संख्याएं निकालनी है हमें, जो अभिष्ट आंसर निकालना है, वो कितना होगा, फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 3। तो पहले का आंसर आ गया, ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन लिखेंगे कैसे, है ना, लिखने का भी तो एक पैटर्न होना चाहिए। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखो कैसे लिखते हैं ठीक है, तो हम लिखते हैं
प्रश्नानुसार हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, वैसे एनसीईआरटी बहुत बढ़िया लैंग्वेज बनाई है, पढ़ भी सकते हो। प्रश्नानुसार सभी जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर को एक साथ रखने पर हम ए यू ई को है ना, ए यू ई को एक अक्षर मान लेते हैं। एक अक्षर या एक वस्तु भी कह सकते हैं, वस्तु मान लेते हैं। मतलब कैसे कि हम लोग ए यू ई को हमने एक साथ रख दिया, बाकी जो बचा हुआ है कितना, ये डी है, एच है, जी है आपके पास में, टी है और आर है, ये तो है 1 2 3 4 5 6, ये तो है, इस तरीके से बन जाएगा, है ना, आपके पास में मान लेते हैं। तब अक्षरों की संख्या जो है 6 रह जाती है। बात समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास कितनी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 लिखेंगे। अतः 6 अक्षरों से बनने वाले, अतः यहाँ लिखेंगे अतः ऐसे मतलब जैसे ऊपर की तरफ, ऐसे 6 अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि 6 में से 6 लेना है, कोई रिपीटिशन है ही नहीं। अगर कोई 2 बार आता तो उसी से भाग कर देते, जैसे कि यहाँ था। बाई चांस आपके पास में इसमें ए 2 बार आता तो उसके फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन अभी नहीं है तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो अगले क्वेश्चन में करेंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। ये फार्मूला भी यूज नहीं हो रहा, ऊपर वाला हो रहा है, क्योंकि विभिन्न वस्तुएं हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, इतने होंगे, इसका मतलब क्या है कि इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6। कितना, फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, चाहे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास में 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 3 गुणे 2 गुणे 1, तो आ जाएगा आपके पास में 6 चौक 24 पंजे 110 और 6 जो भी होगा यार, कैलकुलेट करेंगे, अभी थोड़ी देर हो जाओ, इतना वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है इसमें। दिमाग खराब नहीं, मतलब मजा आ रहा है, सॉरी। चले, अब बात करो मेरी बात में, लेकिन जो मैंने बात बाद में समझाई थी, लेकिन स्वर, जो हमारे स्वर हैं, कौन से, ए यू तथा ई को भी परस्पर अलग अलग विन्यासों में लिखा जा सकता है। अलग अलग विन्यासों में लिखा जा सकता है। विन्यासों या क्रमचो है ना, विन्यासों है ना, विन्यासों में लिखा जा सकता है। ठीक है नहीं, अतः ए यू तथा ई से बनने वाले विन्यासों की संख्या कितनी आ गई, विन्यासों की संख्या कितनी आ गई, 3p3, बिकॉज 3 है ना, और 3 में से 3 लेके चलेंगे, 3p3, इसका मतलब आपके पास में फैक्टोरियल 3। तो अब आप क्या निकालना चाहते हैं, अतः जो आंसर निकालना चाहते हैं, विन्यासों की संख्या, अतः विन्यासों की संख्या यदि ये वाली बात लिखो, सब स्वर एक साथ आवें, एक साथ रहें, तो कितनी बनेगी, फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 3, और ये लिख देंगे क्यों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ
काउंटिंग से, है ना, आपके पास में। हाँ लिख सकते हैं, चाहे तो लिखना चाहो तो लाइन है कौन सी, के गणना के आधारभूत सिद्धांत से, तो ये लाइन ऊपर आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए बीच में, कि गणना के आधारभूत सिद्धांत से विन्यासों की संख्या यदि स्वर और सब स्वर एक साथ रहें वो इतना होगा। इसको जो कैलकुलेट आप लोग करोगे तो कैलकुलेशन आएगी 4320, कितना आ जाएगा आपके पास में, फैक्टोरियल 6 को खोल लोगे या फैक्टोरियल 3 को, तो 4320, तो ये आपका पहले का आंसर बन गया। इसको लिख लो, यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका जो आंसर आया है वो है 4320, ठीक है ना आपके पास में। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे, सेकंड की। फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके यहीं से नोट कर लो, इसको फटाफट नोट करो जल्दी से, ठीक है। चलिए अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखो आप, क्या देखो, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा वो, अब उल्टी बात कर दी भाई ने। अब उल्टी बात कर रहा कि स्वर एक साथ ना रहें, तो कोई बात नहीं भाई, अगर वो चाह रहा है ऐसी बात, देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड में हमें करना विन्यास, हमें क्या करना है, हमें विन्यासों की संख्या ज्ञात करनी है, विन्यासों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि स्वर एक साथ नहीं रहे, ये तो करना है मेरे को। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो सुनो मेरी बात अब मेरे पास है क्या, अतः जो आपके पास में डॉटर शब्द है DAUGHTER, पहले आप एक बात सुनो, बिना प्रतिबंध के आप टोटल निकालो कितने संख्याएं बनेंगे, कितने विन्यास बनेंगे, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, कोई कहीं आए कोई कहीं ऐसी तैसी कराए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, साथ में आए ना आए, हम लोग क्या करते हैं, डॉटर से शब्द के अक्षरों से बने विन्यासों की संख्या, इसकी जगह क्रमचय भी इस्तेमाल कर सकते, क्रमचयों की संख्या भी लिख सकते हैं, क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने हैं ये बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 में से 8 लेंगे ना, 8P8 कितना आ जाएगा, 8P8। ये वो हैं, इन 8P8 को अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा, 8P8 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना, यानी कि फैक्टोरियल 8 की जब वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है ना, जो भी निकलेगा फैक्टोरियल 8 जो निकलेगा आपके पास में, तो ये वो होंगे जिनके अंदर सब होंगे, है ना, ये सब हैं, इनमें वो भी हैं, फैक्टोरियल 8 के अंदर वो भी हैं जिनमें स्वर एक साथ हैं, वो भी हैं जिनमें स्वर एक साथ नहीं है। इसमें अंदर कैसे होंगे, इसके अंदर दो कैटेगरी होंगी ना, कि इसके अंदर हमारे पास में वो भी होंगी जब स्वर एक साथ वाले भी होंगे, एक साथ हैं और एक साथ नहीं है, ये दोनों कैटेगरी होंगी ना इसके अंदर। तो मुझे तो ये निकालनी, अगर मैं इसमें से ये वाली माइनस कर देता हूं तो बात बन जाती है, तो सीधी सी बात है आपके पास में, तो उठा लो। अतः विन्यासों की संख्या यदि स्वर एक साथ नहीं रहें तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल 8 में से आप ये ऊपर वाला घटा दोगे 43, जब हमारे पास में एक साथ थे, ठीक है ना। तो लिख भी सकते हैं फैक्टोरियल 8 माइनस आपके पास में, या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं रहें बराबर, वो किसके बराबर होगा बने, ये तो थे डॉटर शब्द से के अक्षरों से बने, ये तो मेरे पास में थे कुल विन्यास, कितने, कुल विन्यास। तो हम लिखेंगे इसको फॉर्मूले वाइज कि डॉटर शब्द से DAUGHTER शब्द से बने शब्द के अक्षरों से बने
विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या माइनस, इसमें से किसको घटाएंगे हम लोग, ये वाला, विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या यदि 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 स्वर एक साथ हों, यदि स्वर एक साथ रहें, एक साथ रहें। और अभी अभी हमने किया है ये काम, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, अभी हमने फैक्टोरियल 8 निकाली है, तो फैक्टोरियल 8 में से हम लोग 43 20 घटा देंगे, है ना। और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालोगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कैलकुलेट कर लेना, वो यहाँ रख लेना, ठीक है ना। और रखने के बाद जब इसको आप कैलकुलेट करने जाओगे बेटा, तो लगभग ये 36,000 आएगा। आंसर कितना आएगा इसका, 36,000 आएगा, 36,000। इसको कैलकुलेट कर लोगे भाई, इसको कैलकुलेट कर लेना गुना भाग करके, ये जितना भी होगा उसमें से 43 20 माइनस कर देना, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये बड़ा भारी भरकम सा सवाल आपको समझ में आया होगा, उम्मीद पूरी है मुझे, पूरी पूरी। चलिए बेटा, अब इस इंट्रोडक्शन का बेटे ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद बस आप एक्सरसाइज में जाएंगे, और इस एग्जाम्पल के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, बहुत सारी बातें आपको अच्छी सी सीखने को मिलेंगी। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था वो डॉटर वाला क्वेश्चन, उसी ही टाइप का सवाल, लेकिन इसके अंदर वस्तुएं जो हैं आप देखें, ये शब्द जो दिया गया है इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE शब्द जो है ये विभिन्न वस्तुओं वाला नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर पहले दो फॉर्मूले नॉट एप्लीकेबल, नहीं काम में आएंगे, क्योंकि वस्तुएं जो हैं सेम है इसके अंदर। आप अगर देखेंगे इसके अंदर ध्यान से देखो, कुछ भी करवाया गया वो, उसकी बात हम बाद में पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो n है 1 2 3, 3 तो n है, 1 2 3 4 e है, तो मतलब सेम सेम बन रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि कैसे इसको करना है, अभी भी बताऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो, तो हमें क्या कहा गया, इंडिपेंडेंस शब्द से, इंडिपेंडेंस ही है, कुछ और है, ठीक है, जो भी है, शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले टोटल संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ तक का हो गया। इन विन्यासों में से फिर नीचे के काम करने, पहले हम टोटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल। तो सबसे पहले मैं हल करता हूँ सवाल को, लिखता हूँ INDEPENDENCE से के अक्षरों से, शब्द के अक्षरों से, शब्द के अक्षरों से बनने वाले, क्योंकि पहला तो ये निकालना ना मुझे यहाँ तक का क्वेश्चन का आंसर, बनने वाले विन्यासों की संख्या, बनने वाले विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या। तो वो कैसे निकाली जाएगी भाई, कैसे निकाली जाएगी, हमने क्या तरीका बताया था आपको, याद करो वो पिछले वाला। हमने ये कहा था कि काउंट कर लो, अगर रिपीट हो रहे हो ना, नीचे वाला फॉर्मूला देखो कि अगर n वस्तुएं हैं तो फैक्टोरियल n ऊपर रख दो, और जो रिपीट हो रही हैं, अगर P1 एक प्रकार की है, P2 दूसरे प्रकार की हैं, ऐसे जो जो प्रकार की हैं तो उसको आप लिख लो। उसमें ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान दो कि जो n है वो तो 3 है, चेक कर लो, 1 2 3। ई जो है मेरे, ई जो है वो 4 है, 1 2 3 और 4। अच्छा, और भी है कुछ आपके पास में, डी देखो, डी एक, ये है डी 1 2, तो जो डी है वो 2 है। और क्या है भाई, और क्या है जो रिपीट हो रहा है, इंडिपेंडेंस, बाकी तो नहीं रिपीट हो रहा कुछ भी। आई भी एक ही है इसके अंदर, और अगर देखा जाए तो पी भी एक ही है इसके अंदर, और देखा जाए तो सी भी एक ही है, बाकी सब ठीक है ना। तो यही रिपीटिशन है। तो हमने कहा था कि पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 12 का फैक्टोरियल तो ऊपर रख दो, 12 का फैक्टोरियल बटे जो रिपीटिशन हो रहा है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। ये तो बताया था मैंने करने को, जो इसमें कर रखा मैंने फॉर्मूले में, कि जो भी बार बार आ रहे हैं जो एक जैसी है उनके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना, ठीक है ना, तो बेटे इसकी संख्या को कैलकुलेट जब करेंगे हम लोग, थोड़ी हिम्मत से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे कि 12 का फैक्टोरियल बटे जो भी होगा, 12 का फैक्टोरियल खोलेंगे 4 बार, 4 तक 12, देखो कैसे करेंगे कि 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 गुणे 1 और 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 ही रहने दो क्योंकि कट जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान होता है ये, इससे कट गया हमारा ये वाला। और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, ठीक है ना। फिर 2 से 2 खत्म और इस 2 से हम ये 4 काट देंगे तो आ जाएगा मेरे पास में 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 5। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप कर लेना क्योंकि मेरे वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। वो है 166 और 3200, 166 3200। तो ये संख्या आ जाएगी टोटल क्रमचों की संख्या जब कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। तो हमने ये निकाल दिया, दिस इज द फर्स्ट आंसर। इसका मतलब जो पहला आंसर है इसका, इस वाले का पहला नहीं है। तो क्रमचों की जो संख्या आई है, इसकी क्रमचों की जो संख्या आई है ये ऊपर वाले क्वेश्चन की, वो कितनी आ गई है 166 3200। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,63,200 है ना। ये संख्या आपकी आ गई है पहले का आंसर। अब अगर हम आगे बढ़े अगर हम आगे बढ़े फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो मेरे को अब रफ करना पड़ेगा भाई ये, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, मुझे काम बहुत करने हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंस को छोड़ देना, इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, है ना, आपके पास में। ओके, अब ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा है, जो फर्स्ट पार्ट कहा है मेरे को, फर्स्ट पार्ट में उसने ये कहा है इन फर्स्ट पार्ट कि जो शब्द है वो पी से प्रारंभ होना चाहिए। इसका मतलब क्या करा गया है कि इस पी को ना शुरू में फिक्स कर दिया गया है, इसको चिपका दिया फेविक्विक से, तो हिलेगा नहीं। तो बाकी के बचे हुए जो 11 शब्द हैं, INDE है ना आपके पास में, DE और फिर से E, फिर N, फिर DE, फिर N, फिर CE, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 आपस में डांस करेंगे। ये फिक्स हो गया, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। बिकॉज उसने कहा है कि सभी पी से प्रारंभ होंगे, यानी कि हमेशा पी से प्रारंभ होंगे। अगर ये फिक्स हो गया, अगर ये फिक्स हो गया तो ऐसे शब्दों की संख्या कितनी बनेगी, इसका मतलब कि 11 के लिए हिसाब से कर लेंगे फिर काम। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहां से, लिखेंगे यदि शब्द पी से प्रारंभ हो, पी से प्रारंभ हो तो ऐसे विन्यासों की जो संख्या होगी, विन्यासों की संख्या कैसे निकाली जाएगी भाई। रिपीटिशन तो तब भी हो रहा है, देखो। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंस है इसमें, यानी कि पी को हटा लो उसमें से, ये पी हटा लिया मैंने क्योंकि पी तो शुरू में आ जाएगा। बाकी बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 को डांस कराएंगे, 11 का फैक्टोरियल ऊपर। और इन 11 के अंदर आपको पता था, अभी मैंने लिखा था कि जो हमारे पास में हमारे पास में आप देख पा रहे हैं, एन जो है वो 3 बार है, ई जो है वो 4 बार है, और आपका जो डी है ना, वो 2 बार है। तो हम लोग रिपीटिशन तो वो है, पी का तो मामला अलग है ना, पी की तो बात ही नहीं है। तो फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल आपके पास में 2, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आएगा 13,08,600, है ना, आपके पास में 13,86,100। तो उसको कैलकुलेट करोगे आप 13,86,00। तो आप कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, जैसे अभी मैंने इसकी करके दिखाई थी। तो ये आपको करनी पड़ेगी, ऐसे छोड़ नहीं सकते इसको, तो इसको करनी पड़ेगी भाई। अब मैं इसको यहाँ करूँ, इतनी तो विश्वास तुम्हारे पे कर ही सकता हूँ कि इतनी चीज़ें तो सीख ही ली होंगी भाई, या नहीं सीखी अभी, बताओ। तो ये आ गया आपका ऐसे शब्द जिसमें पी स्टार्टिंग में होगा। पी स्टार्टिंग का मतलब मैंने पी को फिक्स करके बाकी सब का डांस करा दिया। भागो भाई, जितना तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अब दूसरे में पूछ रहा, सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। वो कह रहे सभी, अरे कहाँ, सभी स्वर एक साथ हो, ये तो पूछा उसने। अच्छा, इसमें बीमारी वही पहले वाले क्वेश्चन की घुस गई, तो ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर मैं स्वर वाला करा रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, स्वर वाला। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अब देखो मैं कर रहा हूँ स्वर वाला। स्वर वाला वही होगा जो मैंने अभी कराया था। देखिए, हम इंडिपेंडेंस शब्द को उठा लेते हैं, आई। मैं कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट कि INDEPEN, फिर डी, फिर ई, फिर एन, फिर सी और फिर से ई। तो उसमें स्वर जो हैं वो कितने हैं, अगर देखा जाए इसके अंदर स्वर कितने हैं, 1
2 3 4 5, इन सबको हमें एक साथ रखना है। एक साथ का मतलब वही कि हम क्या करते हैं, स्वर को सभी स्वरों को एक साथ एक साथ रखने पर आप अगर एक साथ रखोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, मतलब आई ई और ई, इनको मैंने चिपका के एक बंडल बना दिया, तो फिर बाकी बचा हुआ कितना है, एन डी, है ना, एन डी एन डी एन सी, है ना आपके पास में। ये तो बचे भाई 5 तो अंदर आ गए, 6 7 8 9 10 11, एक और बचा, कौन सा बचा, पी बचा, कौन सा बचा, पी बचा, तो पी को भी लिख लो यहीं, चलो पी यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये जो हमने बंडल बनाया है तो इसको तो हम एक अक्षर काउंट कर लेंगे ना, ये तो एक हो गया, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8, है ना, रखने पर बने विन्यास कितने बनेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसका मतलब 8 का फैक्टोरियल बटे जो रिपीटिशन हो रहा, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्योंकि इनको तो हमने चिपका लिया, इनके रिपीटिशन की बात नहीं हम करने के, अब इनको हमने चिपका लिया है, इनके रिपीटिशन की हम लोग बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना आपके पास में। तो इधर देखो आपके पास में अगर ध्यान दो तो डी कितनी बार आया है, 1 2, डी तो 3 बार था भाई, तो हम लोगों ने डी 3 बार था ना यहाँ, नहीं डी 2 ही बार था, डी 2 ही बार था, 1 और 2, तो आप लोग 2 के फैक्टोरियल से भाग कर देंगे, और एन जो था 1 2 और 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर, क्योंकि एन जो है 3 बार है, आप देख लो ना कि डी जो है वो 2 बार है और एन जो है वो आपका 3 बार है। आप ये कहोगे कि सर जी ई भी तो 4 बार है, लेकिन हमने क्या करा, इनको तो चिपका दिया, उसने खुद ही कहा ना एक साथ रखना, ठीक है, तो इतने बनेंगे हमारे पास में, ये बने, है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, लेकिन यहाँ लिखेंगे लेकिन जो बंडल बनाया था ये वाला कि आई ई ई ई ई भी कितने प्रकार से, भी अलग अलग विन्यास बनाएगा, अलग अलग विन्यास, ठीक है ना, विन्यास बनाएगा। क्यों बनाएगा भाई, ये जरूरी थोड़ा ही कि ये आई यहीं फंसा रहेगा, ई आई बीच में आ गया, ई इधर कर दिया, तो बहुत सारे विन्यास ऐसे बनेंगे, या इसमें करा कि ई आई ई ये बन गया, तब भी ऐसे बहुत सारे बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे, बनाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएगा ऐसे विन्यासों की संख्या, ऐसे विन्यासों की संख्या वो बनेगी, ये कितने हैं, गिन लो जरा इनको, 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल, लेकिन रिपीट कितने हो रहे हैं जो भाग करेंगे उससे, 1 2 3 4 के फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएंगे केवल 5 तरीके। ये कितने तरीके आ जाएंगे हमारे पास में, केवल 5 तरीके, ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना था, ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, ये दोनों घटनाएं आपके पास में साथ साथ हो रही हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अतः सभी स्वर सदैव एक साथ आए, अतः यदि सभी स्वर एक साथ आए तब बने विन्यास कितने हो जाएंगे, विन्यासों की संख्या जो पूछ रहा है वो आ जाएगी, इस वाले को जो इसकी वैल्यू होगी आप इसको कैलकुलेट करोगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, इसकी गुणा कर देंगे आप इससे, किससे, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4 से, ठीक है ना, जो इसको आप कैलकुलेट करोगे वही आपका बेस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, और वो होगा 16,800, कितना होगा वो होगा 16,800, ये आ जाएगा 16,800, तो ध्यान देंगे इसका आंसर आ जाएगा, इस वाले का आंसर क्या आया था अभी हमने लिखा ही नहीं है, इसका आ जाएगा 16,800, इस वाले का आंसर, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना, और ऊपर वाले का आंसर कितना आया था, 13,08,600, इसका आंसर आया था 13,08,600, इसका आंसर आया था, इसका आ गया 16,800। चलिए मेरी भाई इसको फटाफट नोट करें, कैलकुलेट जरूर कर लेना इसको बैठ कर आराम से, ठीक है, जिस दिन समय लगे,
1 साल बाद मत करना, इस चीज़ को छोड़ मत देना। टालम टोल वाली कंडीशन अगर रहेगी तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई ज़िंदगी में। ओके, तो वीडियो को पॉज करें, फटाफट नोट करो, फिर मैं बढ़ता हूँ उसके सेकेंड हो गया थर्ड की तरफ, ठीक है ना। मैं थर्ड क्वेश्चन को करता हूँ। चलिए देखो थर्ड में क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है मेरे को, वो कह रहा है कि सभी स्वर साथ न आए, तो उल्टी बात कर रहा है। देखो थर्ड को तो बहुत आसानी से कर देंगे। विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या यदि स्वर एक साथ ठीक है ना। हेलो नमस्ते भाई, अभी करूँगा थोड़ी देर। चलो ठीक है बेटा, तो यदि स्वर एक साथ रहें, एक साथ न रहें, एक साथ न रहें, तो ऐसे कितने होंगे, वो होगा आपके पास में कुल विन्यासों की संख्या। कुल विन्यासों की भाई टोटल जितने थे, टोटल कितने थे, ये थे आप 16,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,63,200 तो ऐसे थे जो बिना पंक्ति टोटल थे। उनमें से 16,800 ऐसे थे जिनमें स्वर एक साथ आते हैं। तो अगर वो निकालना चाहते हैं जो स्वर एक साथ नहीं आते, तो इनमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, बस लिख के दिखा देंगे। तो कुल विन्यासों की संख्या, कुल विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या जो ऊपर निकाली, माइनस विन्यासों की संख्या, विन्यासों की संख्या जिनमें स्वर एक साथ आते हों, जिनमें स्वर एक साथ रहें, एक साथ रहें। तो मेरे भाई देखो ये कितनी थी, 16,63,200, इसमें से मैं घटा दूंगा ये जो हमारे पास में 16,800 जो थी, और जो भी आएगा आपका अभिष्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा आपका अभिष्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान है। फोर्थ तो मैं यही कर देता हूँ। उसने कहा शब्द आई से प्रारंभ हो, तो यानी कि जो इंडिपेंडेंट शब्द है आई एन और पी से खत्म हो, तो आई से तो प्रारंभ हो और पी से खत्म हो, तो बीच में देखो हमारे टोटल कितने 12 हैं, तो इसके बीच में कितने आएंगे, यहाँ से यहाँ तक के 10 आएंगे। और वो 10 कौन से होंगे, मैं लिख देता हूँ, आई एन डी ई, पी तो लास्ट में चला गया, उसके बाद में फिर ई, और फिर एन, फिर डी, फिर ई, फिर एन, फिर सी, फिर ई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो ये आई से प्रारंभ हो, पी पे खत्म हो, ये तो कहा उसने आई से प्रारंभ हो और पी पे अंत हो, तो मतलब ये तो फेविकोल से चिपका दिए। तो हमारे पास चेंज किसको करना है, हमको करना है इसमें, तो विन्यासों की संख्या, ठीक है ना, विन्यासों की संख्या यदि शब्द आई से प्रारंभ तथा पी से अंत हो, तो कैसे निकलेगा, गिन लो बीच वालों, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, बटे इसमें कौन कितनी बार आ रहा है, देखो n 1 2 3 फैक्टोरियल तो n आ गया, और e है 1 2 3 4 बार e आ गया, 4 फैक्टोरियल, और उसके बाद में हमारा जो एक चीज़ हो रहा है d 1 और 2 बार d आ गया। इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो मैं देख लूँ इतनी तो 12,600 आपका ये आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, फॉर्मूले अब लग रहे हैं ये वाले, जिनमें वस्तुएं विभिन्न होकर के कुछ वस्तुएं एक जैसी हो जाती हैं, तब हम लोग उन वस्तु जितनी बार आती है उससे हम लोग भाग करते हैं। ठीक है ना, तो मुझे लगता है अब आपकी समझ में चीज़ें आ रही होंगी, तो इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट कर लो। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें नहीं, अभी 1 घंटे का लेक्चर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे आपको 7.3 का। धन्यवाद।